हेलो दोस्तों। मैनेजमेंट का लेक्चर 12 और उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और एक पार्ट मैं और बनाऊंगा, पार्ट 3 लेक्चर 12 का ही। और उसके साथ आपका टोटल मैनेजमेंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेरी तरफ से आप निश्चिंत हो जाओ, अगर आप लेक्चर 12 तक पढ़ लेते हो तो आपका मतलब 100% सिलेबस कवर है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत और पढ़ना चाहिए, मतलब कुछ चैप्टर्स और पढ़ने चाहिए जो आपको लगते हैं, ठीक है, तो आप उसको कवर कर सकते हो, नो डाउट कवर कर सकते हो, बट मेरी तरफ से ये सफिशिएंट सिलेबस है। सेकंड, एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम यार देखो, होने की प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। और आगे आपको फ्यूचर में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको उसका आप मुझसे सोर्स पूछोगे कि आप किस सोर्स के बेस पे बोल रहे हो, तो यार मेरे जो फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, पंजाब गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। इवन पंजाब गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाया है जिसमें कि उन्होंने बहुत मतलब डिटेल में बताया कि कौन सी मतलब किस कंपनी में और मतलब किस सेक्टर में जॉब वो निकालने वाली है, ठीक है। तो मतलब जॉब आने वाली है, ठीक है। हम इसको इसको पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, पढ़ना है, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें फंक्शनल मैनेजर, स्पेसिफिक फंक्शनल मैनेजर एग्जाम के बारे में, तो मुझे लगता है कि यार देखो, एग्जाम होंगे, ठीक है, बट फंक्शनल मैनेजर का एग्जाम में मुझे एक दिक्कत क्या लगती है कि सिलेबस नहीं अपलोड किया यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिलेबस के बिना आप कैसे बोल सकते हो किसी को कि हाँ यार आप जाके एग्जाम दे आओ, ठीक है। मुझे तो बड़ा वेग लग रहा है ये, बट पीपीएससी के बारे में बोल नहीं पाऊंगा अभी क्या उनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो इसका सिलेबस अपलोड होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये तो रहा एक मतलब मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मेरी तरफ से कंप्लीट सिलेबस है। अगर आपको वीडियोस चाहिए आप मेरे चैनल इनोवेटिव माइंड्स पे जाके उसको देख सकते हो। और अगर आपको कंटेंट चाहिए पीपीटी और पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इनोवेटिव माइंड्स टाइप करो, वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप सारा मैनेजमेंट का, इवन मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पे उसका सारे का सारा कंटेंट मैंने वहां पे अपलोड किया है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश हुई है कि जितना मैंने बोला था उतना एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। चलो अब चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। पार्ट 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि यार एक आप दुकान की बात करो, दुकान में एक जो दुकानदार होता है, ठीक है, वो पूरी की पूरी मतलब जो उसके पैसे का आना जाना होता है, पैसे का लेन देन होता है उसका, तो एक वो बही खाता बना के रखता है, एक बड़ी सी उसके पास किताब होती है, ठीक है, उसी में वो नोट करता रहता है, ठीक है। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में सोचो, ऑर्गेनाइजेशन में ये बही खाते एक बुक से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उसमें तो आपको यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब एक छोटी किताब को अगर आप बड़ी किताब बना दो, उसको आप कंप्यूटर्स पे बनाना शुरू कर दो, तो उसी बही खाते को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसका अगर आप एनालिसिस करोगे तो उसको आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना सारा पैसा आता है और कितनी जगह पे पैसा जाता है, ठीक है, तो उसी सभी को हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। बाद में अब आपने उसको रिकॉर्ड तो कर लिया, अब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इतनी सारी कंपनीज हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये कंपनी, मान लो कि आप शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, सारी की सारी अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है, आपने पैसा लगाना है, ठीक है, आप ये बंदे हो, आपने पैसा लगाना है कंपनीज में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना भाई, आप किस बेस पे उसका एनालिसिस करोगे। तो ये चीजें हैं, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और डू पॉइंट एनालिसिस, आप इस बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली, फाइनेंशियल फ्लो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, हमें ये पता लग जाता है। आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे, आप इस एनालिसिस के बेस में बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियो एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जैसे कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेशियोज हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो,
लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि यार आप कितनी जल्दी अपने पैसे को, मतलब जो आपकी चीजें हैं, जो आपके एसेट्स हैं, उसको कितनी जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लीवरेज रेशियो है, सोल्वेंसी रेशियो, रिटर्न रेशियो है। ठीक है, जैसे कि एसेट्स वो होते हैं जो आपको फ्यूचर में कुछ कमा के देंगे। ठीक है, और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो आपकी देनदारियां होती हैं। अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, चलो एसेट्स में आपको बताता हूँ। जैसे एक प्रॉपर्टी है, एक आपने लैंड ले लिया। अब लैंड पे आप क्या करोगे, मशीन्स लगाओगे, वहां से फिर आपको प्रोडक्ट सेल करोगे, आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपको प्रॉपर्टी कुछ कमा के दे रही है। इन्वेंट्री के आप यूज करोगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर उसको सेल करोगे, वहां से कुछ कमाओगे। कैश, आप कुछ कैश लगाओगे, कुछ खरीदोगे, मशीन्स खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, उससे पैसा कमाओगे, तो उसको बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, तो ये सारे एसेट्स हो गए। अब लाइबिलिटीज क्या होगी, जो आपकी देनदारियां हैं। जैसे कि आपने बंदे रखे हैं अपनी कंपनी में, तो आप उसके वेजेस दोगे उनको, मतलब पैसे दोगे, सैलरीज दोगे। ठीक है, रेंट पे करोगे आपने, अगर रेंट पे कोई चीजें ली हुई हैं, अगर आपने बिजली का बिल पे करना है, पानी का बिल पे करना है, तो वो यूटिलिटीज में आ गया। ठीक है, तो ये सारी आपकी देनदारियां होगी। अगर आप इसमें से एसेट्स में से लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो आपका आ जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में मतलब हो गया कि जो आप अभी अब आप यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे कि कैश हो गया, शॉर्ट टर्म डेप्ट हो गए, जो कि आपने थोड़े टाइम के लिए उधार लिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि यार जैसे कि आपने मतलब एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, प्रोडक्ट बना के उसको आपने मतलब कस्टमर तक भेजना है, तो कस्टमर भेजने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की यूज पड़ेगा, तो वहां पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, लोगों को आपने मतलब उसका बिल पेमेंट करने हैं, वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। मतलब जो कि ऑपरेशंस के रिलेटेड है, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। बेसिकली तो कैश ही है, एक वर्किंग कैपिटल ही है, जिसको आप मतलब अलग फॉर्म में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। इससे आपको पता लगा, करंट एसेट्स पता लग गए, करंट लाइबिलिटीज पता लग गई, और वर्किंग कैपिटल आपको पता लग गया। ठीक है, तो अब इसी को यूज करेंगे हम, लिख करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आपको सेल करना पड़ेगा, उसके लिए कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, तो उसको आप जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लिक्विडिटी में आपका क्या आ गया, आपका कैश आ गया प्लस इन्वेंट्री आ गया। ठीक है, तो करंट रेशियो क्या हो गया आपका, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इट मीन्स कि अगर करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स कि आपके एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है। ठीक है, तो एसेट्स ज्यादा है मतलब आपके पास कैश ज्यादा है और आपकी देनदारियां कम है। ठीक है, तो ये तो अच्छी चीज होगी। तो इट मीन्स आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। क्विक रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें आप इन्वेंट्री को नहीं लेते, उसमें सिर्फ आप कैश को लेते हो। ठीक है, तो कैश को लेने का मतलब क्या है कि आप इन्वेंट्री को मतलब क्विकली आप उसको कन्वर्ट कर सको कैश में, तो उसमें आप इन्वेंट्री को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो का मतलब होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब होता है कि कहीं से आपने उधार लिया है। ठीक है, और इक्विटी का मतलब होता है कि आपके पास जितना आपने पैसा लगाया है, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, या तो वो आप हो सकते हो, आपके पास ज्यादा शेयर होंगे। ठीक है, अगर आप कंपनी के ओनर हो, और कुछ कस्टमर, कुछ आपके मतलब जर्नल पीपल होंगे, जो आपने मतलब मार्केट से पैसा उठाया है, तो लोग होंगे जिन्होंने थोड़े बहुत शेयर आपकी कंपनी के खरीदे हुए हैं, तो वो सारे मिलके इक्विटी बनती है। मतलब जितना पैसा आपके पास है तो उसको बोलते हैं हम इक्विटी। ठीक है, अब कुछ उधार लिया है, कुछ आपका पैसा है। अगर तो फाइनेंशियल लीवरेज ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया कि आपने बाहर से ज्यादा पैसा लिया है, आपके खुद के पास पैसा कम है, तो इट मीन्स कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। बट ये एक अकेला, मतलब आप अकेला फाइनेंशियल लेवरेज से आप ये नहीं बोल सकते कि उस कंपनी की मतलब हेल्थ अच्छी नहीं है। मे बी उसने उधार लिया हो लेकिन वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बट एक क्राइटेरिया है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि उसके पास, उस कंपनी के पास कितना उधार है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज से आप चेक करते हो कि कंपनी के ऊपर कितना उधार है। देखो नेक्स्ट है कवरेज रेशियो फॉर्मूला। मतलब आपके पास कितनी, मतलब आपकी कंपनी में मतलब स्ट्रेंथ है कि वो जो आपने इंटरेस्ट आप पेमेंट करना है, कि आप उस इंटरेस्ट को तो पेमेंट कर दो ना। जैसे आपने बैंक से मतलब कोई लोन लिया, ठीक है, डेट लिया, आपने उधार लिया कहीं से,
अब उस उधार को आप यूज कर रहे हो, उस पैसे को यूज कर रहे हो, तो आप कुछ अर्न कर रहे हो। ठीक है, अब आपके पास कितनी क्षमता है कि आप मतलब बैंक का उधार तो जो उसका इंटरेस्ट है एटलीस्ट उसको तो आप पेमेंट कर पाओ। अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो आप मतलब इंटरेस्ट को पेमेंट कर दोगे, लेकिन ये अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखो यार अर्निंग आपकी इंटरेस्ट से तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप मतलब एक अच्छी कंपनी होगी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी। देखो ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो जो आपकी अर्निंग है विदाउट सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अगर वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो आपकी कंपनी की हेल्थ अच्छी है। अगर ये लेस देन 1 हो गई तो आप मतलब इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हो, तो मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई है आपकी। सेकंड है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब उधार को चुकाने की क्षमता कितनी है। देखो टोटल नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन टोटल डेट सर्विस, मतलब अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ठीक है भाई, आप अपना जितना उधार है आप उसको पे कर सकते हो। लेकिन अगर ये लेस देन 1 हो गई तो मतलब आपकी इनकम इतनी नहीं है कि वो जितना उधार आपने लिया है उससे कम आपकी इनकम है, मतलब ये आपकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब मैंने आपको बताया कि जितना शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, उसके पास जितना पैसा है उसको हम बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपने कितना पैसा लगाया और उससे कितना इनकम आपने जनरेट किया, इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन इक्विटी। इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो आपने कैपिटल को यूज किया, कैपिटल को यूज करके आपने कुछ रिटर्न कमाए, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इज इक्वल टू अर्निंग। ठीक है, अर्निंग क्या होगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अपॉन अगर आप उसमें से टोटल एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, इसको आप मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मतलब आपके पास कितना एसेट्स अभी है यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो सारा हो गया आपका, ये सारा हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपने कितना कैपिटल यूज कर किया है और आपको उससे कितना अर्निंग हुआ है। अगर तो ये ग्रेटर देन 1 है तो अच्छी बात है भाई, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है। अगर ये कम है तो आपकी कंपनी की हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स, बिल्कुल सेम ही है फार्मूला हर कंडीशन में। एसेट्स आपने कितने लगाए और उससे कितनी इनकम आपने जनरेट की, इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया था, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू होता है, अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आपका आता है वर्किंग कैपिटल, और इसी को ही हम बोलते हैं फंड फ्लो। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल। जब भी हम फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें हम सिर्फ ये वर्किंग कैपिटल को यूज करते हैं, मतलब जो वर्किंग कैपिटल आपकी हो वही हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो फंड फ्लो एनालिसिस होता क्या है कि कहाँ से आपका फंड आया, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका फंड कहाँ से आया और कहाँ को गया। ठीक है, तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो आपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए, तो आपको क्या करें, लोग क्या करेंगे, उस शेयर्स को खरीदेंगे, तो इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो आपका फंड मतलब जनरेट करने का एक सोर्स हो गया। आपने एसेट्स, आपकी मशीन्स कोई सेल की तो उसको उससे आपको पैसा मिला, वो आपका सोर्स ऑफ फंड हो गया। आपने कहीं लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, तो वहां से आपको फंड मिल सकता है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जैसे आपको मैं दिखाया था लास्ट में, वर्किंग कैपिटल आपकी ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, मान लो कि आपने इसमें से कुछ कुछ चीजें आपकी सेल कर दी। ठीक है, सेल करने वर्किंग कैपिटल कम कर दी, तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपने सेल किया कुछ तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो भी सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गया। जहां आपने कहीं और से ऑपरेशन से फंड्स मतलब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किया है। ठीक है, तो ये तो हो गए सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब पैसा आपका कहाँ पे आप खर्च कर रहे हो। अगर कि आपने रिडीम कर लिया शेयर्स और डिबेंचर्स को, ठीक है,
तो आपने मतलब शेयर्स खरीदने तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मतलब पैसा जा रहा है वहां पे। अगर आप कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो, कुछ लैंड खरीद रहे हो, वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने रीपेमेंट करनी है, जो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिए थे, अगर उसकी रीपेमेंट करनी है तो पैसा देना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग कैपिटल अपनी बढ़ाना चाहते हो, अपने पास जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है, इन्वेंट्रीज आप बढ़ाना चाहते हो तो इन बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप डिविडेंड और टैक्स पेमेंट करते हो तो वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि कहाँ पे पैसा, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे पैसा जा रहा है। तो बेसिकली इसको आप इसको मतलब इस फॉर्म में बनाते हो, एक करंट एसेट्स बनाते हो, करंट लाइबिलिटीज बनाते हो, और फिर अपनी वर्किंग कैपिटल निकालते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया फंड फ्लो एनालिसिस। अब फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे फंड फ्लो एनालिसिस में तो आप एसेट्स ले रहे हो, जिसमें आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, इन्वेंट्री ले रहे हो, लेकिन कैश फ्लो एनालिसिस में सिर्फ आप कैश की ही स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फंड फ्लो और कैश फ्लो में। अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे ये कि फंड फ्लो एनालिसिस की एक एग्जांपल है, फंड फ्लो हो रहा है इस स्टेटमेंट में। देखो इसमें आपने एसेट्स आपके दिखा दिए कि आपने 2019-18 में मतलब आपके कहाँ कहाँ कितना कितना फंड आपके पास एसेट्स में था और कितना फंड्स आपके पास लाइबिलिटीज में था। जैसे कि आपके पास बैंक बैलेंस इतना था, ठीक है, इन्वेंट्रीज आपको पता है वो भी सारी एसेट्स में आती हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स उसमें आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस उसमें आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो चीज़ों का आपने ऑलरेडी पेमेंट पहले ही कर दी है, वो चीज़ें आपके पास फ्यूचर में आएंगी, तो वो भी आपका एक एसेट्स हो गई, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होंगी, लाइबिलिटीज जो आपकी देनदारियां हो गई, ठीक है। तो आपने एसेट्स जनरेट किया, लाइबिलिटीज जनरेट किया, उससे आपने नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। और आपका पिछले साल से कितना बढ़ गया, 6500 वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप उसको बनाते हो, फंड फ्लो एनालिसिस करते हो, ठीक है। फंड फ्लो एनालिसिस करने से क्या होता है कि आपको पता रहता है कि यार आपका पैसा कहाँ पे आया है, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, कहाँ पे पैसा लग रहा है, ठीक है। आपको सारा ट्रैक रहता है आपके पैसे का, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये कैश की बात करोगे तो ये कैश एनालिसिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डू पॉइंट एनालिसिस। देखो जो हमने पहले रेशियो एनालिसिस किया था, रेशियो एनालिसिस में हमने रिटर्न ऑन इक्विटी एक चीज पढ़ी थी, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब अगर शेयर होल्डर्स कुछ पैसा लगाते हैं, इक्विटी लगाते हैं, ठीक है, तो इक्विटी से वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, यही था रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने लास्ट टाइम ये रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम अपॉन इक्विटी, हमने कितना पैसा, शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगाया और उससे कितना इनकम जनरेट हुआ। अब आप बात करो कि सिर्फ आर ओ ई से हम फाइनेंशियल हेल्थ को चेक नहीं कर सकते, तो इसको चेक करने के लिए हमें इसका मतलब इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं आर ओ ई के, मतलब उसको ड्यू पॉइंट एनालिसिस से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में देखो मैं आपको कंपोनेंट्स बता देता हूँ, ठीक है, चेक करने के। देखो 3 कंपोनेंट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज। यही हमने चीजें पढ़ी थी पीछे, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है कि नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू, मतलब आपका रेवेन्यू कितना है। मान लो कि आपने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए की सेल की, और 10 लाख की सेल करने के बाद आपको 1 लाख रुपया बना, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके खर्चे हैं जो वो 9 लाख के हैं, ठीक है। तो इस ये नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है, नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू, ठीक है। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है कि आपने इतने आपके पास एसेट्स हैं और आप उस एसेट से इतना पैसा कमा रहे हो। मान लो कि आपके पास जो कैश है, आपके पास जो मशीन्स हैं, ठीक है, आपके पास जो इन्वेंट्री है वो 1 करोड़ की है, ठीक है। वो 1 करोड़ से आप सिर्फ 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो इस ये हमें पता लगता है एसेट टर्नओवर से। फाइनेंशियल लीवरेज का मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल लीवरेज होता है एवरेज टोटल एसेट्स अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब जो इक्विटी मतलब लोगों के पास शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगाया और उससे कितने एसेट्स वो जनरेट किए उसने, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज हो गया। बेसिकली इसको आप डेट अपॉन इक्विटी भी लिख सकते हो, ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर आप इन तीनों मतलब जो कंपोनेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा, आपका आर ओ ई आ जाएगा। लेकिन एक आर ओ ई क्या होता है, सिर्फ नेट इनकम अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ यही फार्मूला करो, इसी फार्मूले से आप देखो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो आपको अच्छे से नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये तीनों कंपोनेंट को अलग अलग स्टडी करो, ठीक है, फिर आपको उस कंपनी के बारे में ज्यादा आइडिया
होगा। ठीक है, चलो अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब एक दो कंपनीज हैं, ठीक है, 2 इयर्स की हम उनकी बात कर रहे हैं। अब एक कंपनी है जिसका नेट इनकम है 2008 मान लो, 2009 मान लो, 2008 में उसका 2500 करोड़ मान लो नेट इनकम था। ठीक है, और उसके बाद उसका 3500 हो जाता है एक साल में। ठीक है, रेवेन्यू भी उसका बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट मार्जिन तो सेम है, लेकिन आपको पता है कि उसका मतलब रेवेन्यू उसने बढ़ाया, उसकी सेल बढ़ी, उसके साथ उसका इनकम बढ़ गया। अब एसेट्स टर्नओवर में देखो, एसेट्स टर्नओवर में देखो रेवेन्यू अपॉन एवरेज एसेट्स, मतलब उसके एसेट्स उसने लगाए तो उससे कितना रेवेन्यू कमाया। अब देखो उसने नेक्स्ट ईयर क्या किया कि उसने अपने एसेट्स कम कर दिए, लेकिन उसने अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया। ये तो अच्छी बात हो गई यार कि उसने अपने कम एसेट्स में, कम मशीन्स में, कम पैसे से उसने ज़्यादा सेल कर दी। तो ये तो अच्छी बात होगी हमारे लिए। ठीक है, अब एसेट्स टर्नओवर बेसिकली शो करता है एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि यार देखो अब उसने अगर मतलब कम एसेट्स में, कम मशीन से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, ज़्यादा सेल किया है, तो मतलब उसने कम मशीन यूज़ की है, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली है। ठीक है, तो एसेट्स टर्नओवर को हम बेसिकली बोलते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कैसी है, इससे हमें एफिशिएंसी पता लगता है। और थर्ड है इक्विटी मल्टीप्लायर। अब आप इक्विटी मल्टीप्लायर देखो, देखो इक्विटी मल्टीप्लायर होता है एवरेज एसेट्स अपॉन एवरेज इक्विटी, मतलब इसको फाइनेंशियल लीवरेज भी बोल देते हैं हम। ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी भी बोल देते हैं। अब देखो कि उसने क्या किया, उसने अपनी इक्विटी थोड़ी सी कम की, मतलब थोड़ा सा कम पैसा लगाया, और उसका मतलब इन कंपैरिजन उसका एसेट्स भी उतने कम हो गए, मतलब उसका डेट भी उतना कम हो गया। ठीक है, तो इक्विटी मल्टीप्लायर ऑलमोस्ट सेम रहा। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स नेट इनकम अपॉन इक्विटी। अगर नेट इनकम उसकी 2500 थी और उसमें से आप उसको डिवाइड करो 30,000 से, तो आपका 8% आ जाएगा, और नेक्स्ट ईयर उसका 13% हुआ। अब ये हो गई एक कंपनी की बात। अब सेकेंड कंपनी ने भी सिमिलर परफॉर्म किया, 8% था, नेक्स्ट ईयर 13% हो गया। अब अगर आपको चूज करना है इन दोनों कंपनीज में से, तो अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस पे अगर आप करना चाहो तो आप बोलोगे कि दोनों कंपनी सेम है। लेकिन अगर आप ड्यू पॉइंट एनालिसिस के बेस पे बोलना चाहो तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या बोलेगा, वो अलग अलग कंपोनेंट्स को स्टडी करेगा। सबसे पहले चलो हम प्रॉफिट मार्जिन को स्टडी कर लेते हैं। तो पहले उसका रेवेन्यू था मान लो इतना, बाद में बढ़ गया, नेट इनकम सेम रहा, तो ये फैक्टर तो चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहा। ठीक है, उसके बाद अब देखो उसने एसेट्स टर्नओवर में क्या किया। एसेट्स टर्नओवर में देखो उसने पहले रेवेन्यू उसका 1 लाख इतना था। ठीक है, तो एसेट्स टर्नओवर भी उसका ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब इक्विटी मल्टीप्लायर में सारी कहानी मतलब आएगी उसकी। देखो अब उसने क्या किया, इक्विटी में उसके पास जो पैसा था, इक्विटी थी, उसने मतलब 7 लाख रुपया मतलब 2008 में लगाया था। अब उसने क्या किया, सिर्फ 5,50,000 लगाया। ठीक है, बट उसके एसेट्स देखो उसके कितने बढ़ गए। मींस उसने डेट लिया है, मतलब उसने अपना पैसा नहीं लगाया, उसने बाहर से पैसा मतलब बैंक से पैसा उठा लिया। तो इट मींस अगर इक्विटी बढ़ रहा है, इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब फाइनेंशियल लीवरेज होता है डेट अपॉन इक्विटी, अगर ये बढ़ रहा है तो इट मींस आपका डेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो डेट बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आप किस कंपनी की तरफ जाओगे? आप इस कंपनी की तरफ जाओगे क्योंकि इसके पास उधार कम है। ठीक है, तो इसने आपको इस एग्जांपल से ड्यू पॉइंट एनालिसिस का पूरा समझ आ जाएगा कि आपको सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी पे ही बात नहीं करनी है, आपने उसके जो 3 कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसको आपने चेक करना है। जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन आपको बताएगा कि आपके कॉस्ट, आपके अदर एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। जैसे कि आपका रेवेन्यू 70,500 था, लेकिन आपकी इनकम सिर्फ 2500 रुपये हो रही है, तो इट मीन्स आपके खर्चे आपके और जगह हैं। ठीक है, तो आपको उन खर्चों को कम करना है। और एसेट्स टर्नओवर से आपको एफिशिएंसी पता लगती है। एफिशिएंसी ये पता लगती है कि आपने देखो एसेट्स अपने कम कर दिए, कम पैसे में आपने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, तो आपने कम मशीन्स यूज की होंगी, कम पैसा यूज किया होगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई होगी। और जो इक्विटी मल्टीप्लायर है, इससे आपको पता लगता है कि आपकी कंपनी के ऊपर डेट कितना है। अगर तो डेट देखो 3.31 से 5.42 हो गया, तो इट मीन्स बढ़ गया है डेट। तो डेट बढ़ गया तो उधार ज्यादा है, उधार ज्यादा है तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स वो कंपनी, ये वाली कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अभी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्यू पॉइंट एनालिसिस। अब इस चैप्टर में हमने
पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो ओके, पढ़ो, खुश रहो, ठीक है, थैंक यू।